नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल प्रेजेंट करता है आपके समक्ष संविधान सीरीज का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम देखेंगे कि आखिर संविधान लागू करने के लिए क्यों करना पड़ा महीनों का इंतज़ार, आखिर क्या थी असल वजह है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया और ये हमारे संविधान के अंदर इस चीज़ का प्रस्तावना के अंदर इस चीज़ का उल्लेख स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो फिर क्यों नहीं लागू किया गया 26 नवंबर को भारत का संविधान। दोस्तों यहाँ पे आपको एकदम वैलिड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, तो दोस्तों एंड तक हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट, संविधान की कुछ अनसुनी कहानी आपके समक्ष लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप भारत के एक जागरूक नागरिक हैं तो आपको पता होना चाहिए 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में डिफरेंस क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, आखिर इसके पीछे का इतिहास क्या रहा है, हम समझेंगे इस वीडियो में संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया और उसके बाद विभिन्न समितियों के कार्य को देखेंगे और साथ ही हम उस अनसुनी कहानी का पर्दाफाश करेंगे जिसकी वजह से महीनों का करना पड़ा इंतज़ार। और आखिर में 26 नवंबर को संविधान के कौन से प्रावधान हुए लागू, इसको समझेंगे बहुत ही डिटेल्ड तरीके से विद प्रूफ। आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा हमारे इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहिए, आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें क्यों फॉलो करें, वीडियो पॉज करके डिटेल्ड में आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिरोपित या अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित किया गया। दोस्तों यहाँ पे संविधान में आपको प्रस्तावना में यह बात स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएगी, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की बात। सबसे पहले देखेंगे एडॉप्ट क्या होता है, अंगीकरण क्या होता है। यानी हम किसी चीज़ को एडॉप्ट करते हैं, किसी चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारा जो संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया, अंगीकार किया गया, यानी कि स्वीकार किया गया। किसके द्वारा स्वीकार किया गया? तो भारत के लोगों द्वारा स्वीकार किया गया। ये प्रस्तावना में आप देख सकते हो। दूसरा कीवर्ड है अधिरोपित करने की बात या अधिनियमित करने की बात। तो दोस्तों इसके लिए अंग्रेजी वर्ड है इनेक्ट करना। और इनेक्ट यानी कि अधिनियमित करने को हम सामान्य तौर पे ऐसे देख सकते हैं, हमारा कोई कानून होता है जब बनकर तैयार होता है और उसे संसद की स्वीकृति मिल जाती है तो वह अधिनियम बन जाता है, अधिनियमित हो जाता है। ऐसे ही हमारे संविधान की प्रस्तावना या संविधान के संदर्भ में अधिनियमित करने का अर्थ है कि संविधान सभा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अब संविधान महज एक पुस्तिका ना होकर कानूनी दर्जे के साथ जीवंत दस्तावेज के रूप में एक्सेप्ट हो गया। और यहाँ पे तीसरा जो कीवर्ड है आत्मार्पित करने की बात, गिव टू आवर सेल्फ्स की बात, यानी कि अब हम संविधान में आत्मा को अर्पित करते हैं, यानी संविधान में जीवन को डालते हैं। संविधान को एक जीवंत दस्तावेज के तौर पे हम मान्यता प्रदान करते हैं। तो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को जब संविधान में जीवन डाल दिया, जब संविधान को अधिनियमित कर दिया, यानी कि संविधान सभा के द्वारा संविधान को एक कानूनी दर्जा प्रदान कर दिया गया और संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, यानी कि संविधान सभा के द्वारा जब संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, यानी कि स्वीकार कर लिया गया, तो फिर 26 नवंबर को आखिर क्यों नहीं लागू किया गया हमारा संविधान। आखिर क्यों इंतज़ार करना पड़ा 2 महीनों का, 26 जनवरी तक का? इसकी असल वजह आज इस वीडियो में आप समझेंगे, तो अंत तक जुड़े रहिए। आप इस जटिल विषय को समझें उससे पहले एक संक्षिप्त अवलोकन करते हैं हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो संविधान का निर्माण किया गया वह एक संविधान सभा के द्वारा की गई थी। तो संविधान सभा जो है वह कैसे गठित हुई? 1946 में कैबिनेट मिशन योजना ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाई गई थी और इसके तहत हमारे संविधान सभा का गठन किया गया था। हमारे संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा
चुनाव किए गए 296 सदस्य थे और 93 सदस्य ऐसे थे जिनको रियासतों ने नामित किया था। यहाँ पे हमारे संविधान सभा के संदर्भ में दो टाइप का चीज़ आप देख सकते हो। एक तो ये है कि इसमें कुछ ऐसे लोग थे जिनको चुनकर लाया गया था, जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे सदस्य थे जो देशी रियासतों द्वारा, राज्य महाराजाओं द्वारा नामित थे। इसलिए हम संविधान सभा को कह सकते हैं कि यह आंशिक रूप से निर्वाचित एवं आंशिक रूप से नामित निकाय थी। जो 296 सदस्यों का निर्वाचन किया गया यानी कि चुनाव किया गया, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। और अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब यह है कि जनता के द्वारा चुने गए किसी सदस्य के द्वारा जब किसी सदस्य का चुनाव किया जाता है तो उसको अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। तो इनका चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया था। इसके बाद आप देखोगे 389 जो सदस्य थे, जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ यानी कि भारत का विभाजन हुआ, उसके बाद 299 सदस्य भारत में बचे, शेष पाकिस्तान में चले गए। तो अगर कभी भी आपसे किसी एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्रता के समय संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, 299 सदस्य आप एकदम याद रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वह 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। कितने तारीख को? 9 दिसंबर 1946। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो इसमें अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर एक डिसीजन लिया गया, जिसमें सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य, सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में मान्यता दी गई। और इनको यह जिम्मेदारी दी गई कि जब तक संविधान सभा स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं कर देती है तब तक वह पीठासीन रहेंगे। और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया। संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे उनका भी चुनाव किया गया। उपाध्यक्ष के रूप में H.C. मुखर्जी को निर्वाचित किया गया। इसके बाद संविधान सभा के अंदर एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, जिसको आप उद्देशिका के रूप में जानते हो। और यह बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का आधार भी बना। एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। जो उद्देश्य प्रस्ताव है वह 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा पेश किया गया संविधान सभा के भीतर। 40 दिन की डिटेल तरीके से चर्चा की गई और 40 दिन की चर्चा के बाद यह 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव सभा के द्वारा अपनाया गया, इसे पारित किया गया। और बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव थोड़े बहुत संशोधन के साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में परिवर्तित हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान सभा को एक तरीके से मार्गदर्शित किया, जिसमें हमने संविधान के क्या उद्देश्य हैं, किन उद्देश्यों पर भारतीय संविधान का निर्माण टिका हुआ है, यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। अब यहाँ हम संविधान निर्माण से संबंधित कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट यानी कि तथ्य देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। और संविधान सभा की कुल 165 दिन बैठकें हुई और इसमें 11 सत्र का आयोजन किया गया। तो अगर ये सवाल पूछें कि संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित किए गए, तो 11 सत्र आयोजित किए गए। अभी हमने देखा कि पहले 389 सदस्य थे, बाद में घटकर 299 हो गए पाकिस्तान के विभाजन के बाद। दूसरी तरफ संविधान सभा की एक प्रारूप समिति थी जिसने संविधान के प्रारूप का निर्धारण किया और संविधान निर्माण में काफ़ी मदद का कार्य किया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और प्रारूप समिति की महत्ता को आप ऐसे समझ सकते हो कि डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है, जो कि इसी समिति के अध्यक्ष थे। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण तिथि है। आप सभी जानते हो संविधान को स्वीकृत करने का काम 26 नवंबर 1949 को किया गया, अभी हमने बताया। लेकिन संविधान पूरी तरीके से लागू 26 जनवरी 1950 हुआ। आखिर क्यों 2 महीने का ये इंतज़ार करना पड़ा, इसको हम वीडियो में आगे डिटेल तरीके से समझने वाले हैं और हम समझेंगे 26 जनवरी की ऐतिहासिक महत्व को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि जो संविधान का निर्माण किया गया उसमें विभिन्न समितियां थी। तो कुल ऐसे 22 समितियों का गठन किया गया था, जिनमें से हम कुछ प्रमुख समितियों को यहाँ पर देखने वाले हैं। समितियों का काम क्या होता था? समितियाँ संविधान सभा को संविधान के निर्माण में मदद देने का काम करती थी।
यह विभिन्न क्षेत्रों में स्पेसिफाइड थी, यानी विशेषीकृत थी। जैसे कि प्रांतीय संविधान समिति का गठन किया गया कि आप प्रांतीय संविधान क्या हो उसका निर्धारण करो। मूल अधिकार से संबंधित उप समिति का गठन इसलिए किया गया ताकि मूल अधिकारों पर व्यापक तरीके से चर्चा एवं अनुसंधान किया जा सके। और यहाँ पे देख सकते हो मूल अधिकारों पर जो उपसमिति थी वह 2 उपसमिति थी। पहला डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता कर रहे थे और दूसरा मूल अधिकारों पर उपसमिति की अध्यक्षता JB कृपलानी कर रहे थे। अभी हमने देखा प्रारूप समिति का जो गठन किया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इन्होंने हमारे संविधान के प्रारूप का निर्धारण किया। इसी प्रारूप के आधार पर हमारे संविधान का निर्माण किया गया। हमारे संविधान के निर्माण के समय प्रारूप समिति ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। दूसरी तरफ संविधान सलाहकार जो समिति थी, जिसमें अलग अलग सलाहकार समिति थी, इसमें मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति, अल्पसंख्यक मामलों पर सलाहकार समिति तथा जनजातीय क्षेत्रों में बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति थी और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। अल्पसंख्यक मामलों पर जो सलाहकार समिति थी वह अल्पसंख्यक से संबंधित कोई प्रावधान संविधान में रखे जा रहे थे तो उस पर सलाह देने का काम कर रही थी। जनजातीय क्षेत्रों और बहिष्कृत क्षेत्रों संबंधी जो समिति थी वह जनजातीय मामलों से संबंधित मामलों में परामर्श देती थी। तो प्रत्येक समिति अपने अपने क्षेत्र विशेष में गठित की गई थी और वह उन क्षेत्र विशेष से संबंधित सलाह देने का काम करती थी। संघ शक्ति समिति थी, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और यह संघीय मामलों से संबंधित सुझाव देती थी। संघ संविधान समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो संघीय संविधान के निर्धारण में महत्वपूर्ण थी। प्रांतीय संविधान समिति जो प्रांतों को संविधान में क्या अधिकार दिए जाएं, क्या मान्यता दी जाए, उसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे। अभी हमने देखा मूल अधिकार पर 2 उपसमिति थी। पहली उपसमिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल व दूसरी उपसमिति की अध्यक्षता JB कृपलानी कर रहे थे। अल्पसंख्यकों पर एक उपसमिति थी, माइनॉरिटीज़ पर उपसमिति जो अल्पसंख्यक के मामले पर संविधान सभा को परामर्श देती थी, इसकी अध्यक्षता SC मुखर्जी कर रहे थे। देशी रियासतों पर समिति थी, जिसको राज्य समिति भी बोलते हैं। देशी रियासतों पर समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। राज्य समिति, राज्यों के साथ वार्ता के लिए भी समिति गठित की गई, इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। यहाँ पे बिल्कुल आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। कई बार आपको यह जानकारी मिल जाती है कि देशी रियासतों पर जो समिति थी उसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, तो यह बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल नहीं कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। सरदार पटेल को क्यों हम समझ जाते हैं, क्यों ऐसा भ्रम होता है, क्योंकि सरदार पटेल ने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए ऐसा भ्रम हमें होता है। वित्त एवं कर्मचारी समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। नियम ड्राफ्टिंग समिति, नियम समिति की अध्यक्षता भी राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे और राष्ट्रीय ध्वज समिति गठित की गई थी, इसकी अध्यक्षता भी राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। तो ऐसी और भी बहुत समितियां थी, छोटी छोटी समितियां थी। तो इन सारी समितियों ने मिलकर कार्य करते हुए भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को मदद किया और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। अभी हमने देखा 26 नवंबर को हमारे संविधान को स्वीकार कर लिया गया, अंगीकृत कर दिया गया, आत्मार्पित कर दिया गया एवं अधिनियमित कर दिया गया। लेकिन आखिर क्यों करना पड़ा 2 महीने का इंतज़ार, क्यों लागू किया गया 26 जनवरी को हमारा संविधान, क्या महत्व है 26 जनवरी का, क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस? तो इसके पीछे एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटना है। तो हम करते हैं इस घटना का पर्दाफाश कि आखिर क्यों संविधान लागू करने के लिए करना पड़ा 2 महीने का इंतज़ार। इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण जो वजह है वह है 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व। क्या ऐतिहासिक महत्व है 26 जनवरी का? तो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आयोजित किया गया और इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसमें बोला कि हमारा जो उद्देश्य है वह पूर्ण स्वराज है। इसके पहले डोमिनेंट स्टेटस की मांग बहुत तेजी से उभर रही थी। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, हमारे देश के कार्यकर्ता सभी डोमिनेंट स्टेटस की बात कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को संविधान का लक्ष्य घोषित किया। पूर्ण स्वराज का मतलब यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता से है। कांग्रेस ने कहा कि हमारा लक्ष्य डोमिनेंट स्टेटस हासिल करना नहीं है,
हम भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने का काम करेंगे, यानी कि भारत ब्रिटेन का डोमिनियन रहकर नहीं रहेगा, क्योंकि डोमिनियन जो स्टेटस होता है वह किसी दूसरे की संप्रभुता को मान्यता देता है। यदि भारत डोमिनियन स्टेटस बनता तो ब्रिटेन आज भी भारत पे कंट्रोल बनाए रखता। तो इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया और इस अधिवेशन में यह भी कहा गया कि देखो, नागरिक अवज्ञा आंदोलन आप छेड़ सकते हो। गांधी जी को कहा गया कि आप सभी ने अवज्ञा आंदोलन छेड़ सकते हो, कानून का अहिंसक उल्लंघन कर सकते हो, और गांधी जी ने इसी के आधार पर बाद में नमक कानून का उल्लंघन किया और सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में की गई, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण क्षण है। तो लाहौर अधिवेशन को एग्जाम की दृष्टि से याद रखिए कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य को पूर्ण स्वराज घोषित करने का काम किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। इस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। इसके बाद यह कहा गया कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। 26 जनवरी को पहली बार पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया 26 जनवरी 1930 को, और कांग्रेस ने कहा हम जब तक आज़ाद नहीं हो जाएंगे तब तक हम 26 जनवरी को हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो यहाँ पे रावी नदी के किनारे लाहौर में भगवा सफ़ेद हरा 3 कलर वाला त्रिवर्ण झंडा फहराया गया और भारत के पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कांग्रेस के द्वारा प्रभावी तरीके से रखा जाने लगा। पहली बार इस झंडे को कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन में औपचारिक राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप प्रदान किया। संपूर्ण देश में अलग अलग स्थानों पर कांग्रेस की सभाएं आयोजित की गई। इस तरीके से 3 रंगों वाला झंडा फहराया गया और लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का जोश और प्रोत्साहन प्रदान किया गया। लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया और यह घोषित किया कि आज से हम अपना भाग्य स्वयं लिखेंगे, हम पूर्ण स्वतंत्र हैं। और देश के जो आज़ादी का आंदोलन था उसमें एक नई जान फूंकी गई और इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि अब भारत पूर्ण स्वतंत्र है तो अब भारत किसी भी ब्रिटिश कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि हम तो पूर्ण स्वतंत्र है। इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुख्य रूप से ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन किया गया। यहाँ पे जो कानून थे, ब्रिटिश कानून थे, उसको मानने से इनकार कर दिया गया और नमक कानून तोड़ा गया। देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के कानून तोड़े गए, जैसे कहीं पे वन कानून का उल्लंघन किया गया, कहीं पे ब्रिटिश के अन्य कानून का उल्लंघन किया गया। जो टैक्स यानी कर भरे जाते थे उन कानूनों का भी उल्लंघन किया गया। कांग्रेस 1930 से लेकर 1947 तक, जब तक कि देश पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं घोषित हो गया, 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में, भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाती थी। इसी कारण यह दिन ऐतिहासिक महत्व का था। संविधान सभा के सदस्यों ने इस बात पर सहमति जताई कि चूंकि 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व है, इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान लागू करने के बजाय 26 जनवरी 1950 को संविधान प्रवर्तित लागू करेंगे। तो इसीलिए जो संविधान के अंगीकरण की तिथि है और संविधान के प्रवर्तन की तिथि है, इसमें इसीलिए डिफरेंस पाया जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरीके से लागू किया गया और इसी दिन भारत एक गणतंत्र बना। इसीलिए अगर कभी ये एग्ज़ाम में सवाल पूछे कि भारत को गणतंत्र के रूप में किस दिन स्थापित किया गया, तो वह 26 जनवरी होगा। इसीलिए हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं। इस दिन संविधान आधिकारिक रूप से लागू हुआ और भारत सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया। गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया और भारत अब संप्रभु राष्ट्र बन गया। 1935 का जो अधिनियम था या ब्रिटिश कानून थे, वे अब समाप्त घोषित हो गए। तो दोस्तों, हमने ये समझा कि आखिर क्यों संविधान लागू करने के लिए करना पड़ा महीनों का इंतज़ार। लेकिन यहाँ पे एक और बात है। यहाँ पे ये है कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर और इसको अंगीकृत किया गया, तो यहाँ पे कुछ प्रावधानों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू घोषित किया गया। तो हमारा संविधान यद्यपि कि 26 जनवरी 1950 को प्रवर्तित हुआ, लेकिन इस संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए।
तो आइए इस चर्चा का बेहद गंभीर और बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं कि आखिर 26 नवंबर को संविधान के कौन से प्रावधान लागू किए गए और क्यों लागू किए गए। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 394 के सबसेक्शन 2 में यह बात स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि संविधान के कौन से प्रावधान 26 नवंबर को ही लागू हो गए। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है अनुच्छेद 5 से 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, 366, 367, 379 से लेकर 391 तक के सारे अनुच्छेद और अनुच्छेद 394 स्वयं 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए। तो आइए इन सारे अनुच्छेद को डिटेल तरीके से समझते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से अनुच्छेद या ये प्रावधान संविधान लागू होने के 2 महीने पहले ही लागू कर दिए गए। तो सबसे पहले प्रस्तावना स्वयं लागू कर दी गई, क्योंकि प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का जिक्र है। यहाँ पर आप प्रस्तावना में देख सकते हो कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी की तिथि का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। तो सबसे पहले प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। दोस्तों इन सारे पॉइंट को एकदम एग्ज़ाम की दृष्टि से याद रखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। अभी भी एग्ज़ाम में आपसे इन पर सवाल पूछे जा सकते हैं। जो दूसरा प्रावधान लागू किया गया वह नागरिकता से संबंधित प्रावधान था। अनुच्छेद 5 से 9 तक की व्यवस्था लागू की गई। इसको इसलिए लागू किया गया क्योंकि भारत का विभाजन हो गया था और भारत विभाजन के बाद में पाकिस्तान का निर्माण हो गया और भारत और पाकिस्तान के बीच में लोगों के आवागमन पर बहुत सारा संदेह था, बहुत सारे दंगे भड़क रहे थे, हिंदू मुस्लिम तनाव था। इसलिए नागरिकता संबंधी प्रावधान को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया कि ताकि हिंदू मुस्लिम तनाव कम हो सके, लोगों को स्पष्टीकरण हो सके कि किन किन को भारत का नागरिक बनाया जा सके और मुस्लिमों को भी इस बात की संतुष्टि हो कि वे भारत के नागरिक के तौर पर स्वीकार किए जा रहे हैं। तो इसलिए नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को लागू कर दिया गया। तीसरा अनुच्छेद 60 को लागू किया गया, जिसमें कि राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है और इस प्रावधान को इसलिए लागू किया गया ताकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या किसी भी व्यक्ति को प्रथम राष्ट्रपति के तौर पे शपथ दिलाई जा सके, मान्यता प्रदान की जा सके। एक अन्य प्रावधान जो लागू किया गया वह अनुच्छेद 324 है, जो कि चुनाव आयोग से संबंधित है। इसमें चुनाव आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई ताकि वह 1951-52 के आम चुनाव की तैयारी कर सके। एक अन्य प्रावधान जो लागू किया गया वह अनुच्छेद 366 है, जिसमें कि विभिन्न परिभाषाओं को शामिल किया गया है। आर्टिकल 366 के तहत परिभाषाओं की सूची के अंतर्गत प्रांत क्या होंगे, संघीय न्यायालय किन्हें कहा जाएगा, अनुसूचित जनजाति में कौन कौन शामिल होंगे, उच्च न्यायालय के बारे में परिभाषा और किन्हें सार्वजनिक अधिसूचना कहा जाएगा। ऐसे विभिन्न परिभाषाओं को, विभिन्न डेफिनेशन को डिटेल्ड तरीके से कवर किया गया है। इनको इसलिए लागू कर दिया गया ताकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी ना हो। इसके अलावा भाग 21 को लागू किया गया, जिसमें कि संक्रमणकालीन और अस्थायी प्रावधान थे, यानी जो ट्रांजिशनल एंड टेम्पोररी प्रोविजन थे, जिसमें आर्टिकल 379 से 391 तक के प्रावधान थे। इस प्रावधान के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश व्यवस्था है यानी ब्रिटिश शासन है उससे भारतीय व्यवस्था यानी भारतीय शासन में ट्रांजिशन किया जा सके। तो इस प्रावधान को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। जो भाग 21 था उसमें संक्रमणकालीन और अस्थायी प्रावधान थे, आर्टिकल 379 से 391 तक। इसमें कहा गया था कि जब तक नई संसद का गठन नहीं हो जाता, संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में मान्यता दी जा रही है। इनमें फेडरल कोर्ट को चेंज करके सुप्रीम कोर्ट के रूप में स्थापित करने की बात की गई थी। इस प्रावधानों में जो गवर्नर या राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान थे वह अस्थायी रूप से लागू किए गए थे। तो ये सारे प्रावधान भाग 21 में अनुच्छेद 379 से 391 तक देखने को मिल जाते हैं और ये प्रावधान भी 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने समझा कि कौन कौन से प्रावधान 26 नवंबर को लागू किए गए और जब 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ संविधान तो क्यों करना पड़ा 2 महीनों का इंतज़ार। तो हमने इसके पीछे की वजह को डिटेल तरीके से समझा।
और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को विस्तृत तरीके से देखा। तो इसी के साथ ही दोस्तों हम इस चर्चा को कंक्लूड करते हैं। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमको हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो में कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको पहली बार सुनने को मिली और आगे किन टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। दोस्तों आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और आपके सुझाव और प्रतिक्रिया का हम इंतज़ार कर रहे हैं। आप हमसे जुड़ें हमारी टेलीग्राम आईडी यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल पर, जहां आपको ढेर सारे पीडीएफ और लिंक देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।